नमस्कार। साहित्य जगत में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी कहानी का उद्भव और विकास भाग 3 यानी इस प्रश्न का तीसरा वीडियो ये है और इस वीडियो में हम इस प्रश्न को पूरा पढ़ लेंगे। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। तो आइए इस प्रश्न को हम विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। देखिए, 2 युग मैं आपको करवा चुकी हूँ, प्रेमचंद पूर्व युग और प्रेमचंद युग, 2 हम पढ़ चुके हैं। तो आज तीसरा युग जो हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रेमचंदोत्तर युग यानी प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी, जिसकी समय सीमा मैंने लिखी यहाँ पर सन 1936 से 1950 ईस्वी तक। प्रेमचंदोत्तर युग में हिंदी कहानी साहित्य में अनेक परिवर्तन हुए यानी प्रेमचंद के बाद। इस युग में कहानी लेखन की 2 धाराएं प्रवाहित हुई। पहली धारा मनोवैज्ञानिक कहानियों की है और दूसरी धारा समाजवादी कहानियों की है। प्रेमचंद के बाद जो युग आया उसमें 2 प्रकार की 2 धाराएं यानी 2 तरह से कहानियों का लेखन इसमें दिखाया गया है, मनोवैज्ञानिक और समाजवादी, जिसे आप प्रगतिवादी भी कह सकते हो। तो मनोवैज्ञानिक कहानियाँ देखते हैं। पहले जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी, राहुल सांकृत्यायन तथा अजय की कहानियों में मनोवैज्ञानिक चित्रण की परंपरा पुष्ट होती दिखाई देती है। यानी ये इसके परंपरा के समर्थक कहानीकार हैं जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, राहुल सांकृत्यायन और अजय। जैनेन्द्र गांधीवादी विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित रहे, इसलिए उनकी कहानियों में करुणा, आत्मपीड़ा और सहानुभूति के भाव हमें दिखाई देते हैं। जैनेन्द्र की कहानियों में मानवीय दुर्बलताओं का यथार्थ चित्रण किया हुआ है और उनकी कहानियों में हम देखते हैं कि नारी और पुरुष के संबंधों पर भी उसमें प्रकाश डाला गया है, बताया गया है। जैनेन्द्र की जो सबसे पहली कहानी है उसका नाम है हत्या, जो उन्होंने सन 1927 ईस्वी में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। जैनेन्द्र की कुछ प्रसिद्ध कहानियों के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं: जानवी, पाजेब, पत्नी, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, मास्टर साहब, परख, विद्याधर आदि। तो ये मनोवैज्ञानिक कहानियाँ जो हम पढ़ रहे थे उसमें जैनेन्द्र के बारे में हमने जाना। उसके पश्चात अजय को अगर हम कहें तो जैनेन्द्र के बाद वो दूसरे महत्वपूर्ण मनोविश्लेषणात्मक कहानीकार हैं। उन्होंने व्यक्ति के परिवेश और संघर्ष को अपनी कहानियों का विषय बनाया, उनके संघर्ष को कहानियों में दिखाया है, उकेरा है। अजय की जो प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, विपथगा, परंपरा, जयदोल, कोठरी की बात, शरणार्थी, अमर वल्लरी, रोज और गैंग्रीन, ये उनकी यहाँ पर प्रसिद्ध कहानियाँ मैंने लिखी हैं। मनोविश्लेषणवादी परंपरा को गति प्रदान करने वाले एक अन्य कहानीकार हैं जिनका नाम है इलाचंद्र जोशी। इनकी कहानियों में हम देखते हैं दमित, कामवासना, अहम और कुंठा का चित्रण किया गया है और घटनाओं की अपेक्षा चरित्र पर अधिक बल दिया गया है इलाचंद्र जोशी की कहानियों में। जोशी जी की कुछ प्रमुख कहानियां हैं: रोगी, परित्यक्ता, मिस्त्री, चौथे विवाह की पत्नी, प्रेतात्मा, ये उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि राहुल सांकृत्यायन की प्रसिद्ध जो कहानियां हैं वो सतमी के बच्चे इस कहानी संग्रह में सम्मिलित हैं। सतमी के बच्चे कोई एक कहानी नहीं है, ये कहानी संग्रह है। राहुल सांकृत्यायन की प्रसिद्ध कहानियाँ इस कहानी संग्रह में संकलित हैं। उसके पश्चात ये थी मनोवैज्ञानिक कहानियाँ। अब दूसरा इसका पॉइंट है समाजवादी कहानियाँ। जो प्रेमचंदोत्तर युग हैं उसमें 2 धाराएं थी ना, मनोवैज्ञानिक कहानियाँ और समाजवादी कहानियाँ। तो समाजवादी कहानियाँ यानी प्रगतिवादी कथाकारों में सर्वप्रमुख हैं यशपाल। इनकी कहानियों में हम देखते हैं कि जहाँ एक ओर यथार्थवादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर समाज की कुरीतियों पर उन्होंने कटु प्रहार भी किया है। वर्ग संघर्ष, शोषण, सामाजिक एवं नैतिक रूढ़ियों पर आक्रोश, ये यशपाल की कहानियों के विषय रहे हैं। उन्होंने सामाजिक, ऐतिहासिक और पौराणिक सभी विषयों पर अपनी कहानियाँ लिखी हैं। यशपाल की कहानियों के कई संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें से प्रमुख हैं वो दुनिया, पिंजरे की उड़ान,
तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, चक्कर क्लब, उत्तराधिकारी, ये भी यशपाल के कहानी संग्रह हैं। इनके अंदर उनकी कहानियाँ संकलित हैं। यशपाल के साथ साथ राहुल सांकृत्यायन और रांगी राघव भी समाजवादी कहानीकार कहे जा सकते हैं। और इनके अतिरिक्त उपेंद्रनाथ अश्क, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, राम प्रसाद पहाड़ी, भगवती चरण वर्मा, देवी दयाल चतुर्वेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी और विष्णु प्रभाकर आदि इसी वर्ग के कहानीकार हैं। उसके पश्चात देखिए तीसरा पॉइंट था हमारा प्रेमचंदोत्तर युग, उसका अध्ययन हमने कर लिया है। चौथा पॉइंट है हमारा, अंतिम पॉइंट है ये, स्वातंत्र्योत्तर युग, जो सन 1950 के बाद, क्योंकि इससे पहले वाला युग 1936 से 1950 तक था, तो स्वातंत्र्योत्तर युग सन 1950 के बाद। सन 1950 के बाद कहानी विषय और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से पूर्ववर्ती अपने पहले वाली कहानी से भिन्न हैं। पुराने कहानीकार ने अपनी आँखों पर समाजवादी, नैतिकतावादी या मनोविश्लेषणवादी चश्मा लगाकर जीवन को देखा, किंतु नए कहानीकारों ने सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर जीवन के यथार्थ को देखने और समझने का प्रयास किया। उनकी कहानी भोगी हुई यथार्थ से जुड़ी है, यानी जो उन्होंने भोगा है, खुद जो सहन किया है, उसको जो देखा है, सहन किया है, उसको लिखा है। उन्होंने जो एक पूर्ववर्ती कहानियाँ जो चली आ रही थी, जो समाजवादी थी, नैतिकतावादी थी, मनोविश्लेषणवादी थी, तो उन चीज़ों से मुक्त होकर जो वास्तविक रूप देखा समाज में और जो खुद भी उसको सहन किया, देखा, स्वयं ही भोगता थे, स्वयं ही दृष्टा थे, तो उस चीज़ को ये इन्होंने अपनी कहानियों में दिखाया है। तो इस युग की कहानियाँ भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। हिंदी कहानी साहित्य में भी नई कहानी, सचेतन कहानी, समांतर कहानी तथा सक्रिय कहानी आदि अनेक आंदोलन चल पड़े। यानी स्वतंत्रता के पश्चात कहानियों की छोटे छोटे जो अनेक आंदोलन चले। कोई भी कहानी आंदोलन लंबे समय तक नहीं चल सका, तो जो कहानी आंदोलन चले, ऐसे चर्चित आंदोलनों का वर्णन इस प्रकार है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप परीक्षा में इस प्रश्न को लिख रहे हैं, तो आगे जितने भी कहानी आंदोलन मैं आपको बताऊंगी, वो मैंने आपको समझाने के लिए विस्तार पूर्वक उनको बताया जरूर है, लेकिन आप परीक्षा में ये प्रश्न फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप स्वातंत्रोत्तर युग तक, जहाँ तक ये मैंने अभी बताया है, यहाँ तक लिख कर इस प्रश्न को ख़त्म करें और उन कहानी आंदोलनों के केवल नाम लिखें, उनको विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न आपके नंबर के हिसाब से बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने आपको विस्तार पूर्वक इसे समझाया जरूर है। आप इसको प्रश्न के रूप में यहाँ तक ही लिखें और उन आंदोलनों के आप नाम लिख दें। तो स्वातंत्रोत्तर युग में जो अनेक कहानी आंदोलन चले, उनका वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा नई कहानी। सन 1956 ईस्वी में भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में नई कहानी पत्रिका का प्रकाशन हुआ। यानी नई कहानी एक पत्रिका निकली, जिसके संपादक कौन थे? भैरव प्रसाद गुप्त। इसमें प्रकाशित होने वाली कहानियों को नई कविता की तर्ज पर नई कहानी नाम दिया गया। नई कहानी कहने लगे लोग इसको, जैसे नई कविता कहने लगे, उसी तर्ज पर इसको, इस पत्रिका में छपने वाली कहानियों को नई कहानी कहने लगे। नई कहानी में मध्य वर्ग का यथार्थ देखने को मिलता है। सामाजिक विसंगतियाँ नई कहानी का प्रमुख प्रतिपाद्य हैं। इस सामाजिक विसंगतियाँ जो हैं नई कहानियों का प्रमुख विषय रहा है। निर्मल वर्मा की कहानी कुत्ते की मौत, अमरकांत की कहानी जिंदगी और जोक, दोपहर का भोजन, भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत, मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक, अजय की कहानी रोज, उषा प्रियमवदा की कहानी वापसी, कमलेश्वर की राजा निर्बंसिया, फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम, लाल पान की बेगम,
और धर्मवीर भारती की गुल की बन्नू, ये जितनी भी कहानियाँ यहाँ पर मैंने लिखी हैं ये आदि जो कुछ और रह गई ऐसी ही कहानियाँ हैं जहाँ कहानीकार स्वयं ही दृष्टा है और स्वयं ही भोगता है, स्वयं ही वो चीज़ें देखता है और स्वयं ही उसने उनको भोगा है, सहन किया है। नई कहानी के जो अन्य समर्थ हस्ताक्षर हैं उनमें हम निर्मल वर्मा, उषा प्रियवदा, मन्नू भंडारी, श्रीकांत वर्मा, अमरकांत, नरेश मेहता, ममता कालिया, कृष्णा सोबती और काशीनाथ सिंह आदि का नाम उल्लेखनीय है नई कहानी में। अगला जो आंदोलन है वो है साठोत्तरी कहानी। साठोत्तरी, 60 के बाद। साठोत्तरी कहानियों का दौर 1960 के बाद ही आरंभ हुआ। इस युग में बेरोजगारी की समस्या भी तीव्रता से बढ़ी। बदलती हुई परिस्थितियों के कारण कहानी में भी अनेक आंदोलन चल पड़े, लेकिन कुछ कहानीकारों को छोड़कर अन्य कहानियों में कहानी के तत्वों का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता था। साठोत्तरी कहानी में ज्ञान रंजन जो कहानीकार हैं उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था के भयानक दुष्चक्र को पहचानने की कोशिश की। संबंध, हास्य रस, दाम्पत्य और रचना प्रक्रिया, ये ज्ञान रंजन की ऐसी ही कहानियाँ हैं जिसमें पूंजीवादी का जो भयानक दुष्चक्र है उसके बारे में बताया गया है। काशीनाथ अपने व्यंग्य के लिए प्रसिद्ध हैं। सराय मोहन की और सदी का सबसे बड़ा आदमी, इनकी ये दोनों कहानियाँ इसी प्रकार की कहानियाँ हैं, व्यंग्य से संबंधित कहानियाँ हैं। रविंद्र कालिया की कहानियाँ विवाह पूर्व इच्छाओं, आसक्ति तथा विवाह की घुटन आदि विषयों से ली गई हैं, यानी ये इनकी कहानियों के विषय रहे हैं। सबसे छोटी तस्वीर कहानी, पत्नी, 9 साल छोटी पत्नी और डरी हुई औरत, ये रविंद्र कालिया की ऐसी ही कहानियाँ हैं जिनमें ये विवाह पूर्व इच्छाएं, आसक्ति, विवाह की घुटन, इन विषयों को इसमें लिया गया है। उसके पश्चात ममता कालिया की कहानी चाल, कहानी का नाम क्या है? चाल। इसमें मध्यवर्गीय लोगों के जीवन की व्यापकता का वर्णन किया गया है। और ममता कालिया की दूसरी कहानी काला रजिस्टर में तंत्र व्यवस्था से टकराव का चित्रण किया गया है। तो साठोत्तरी कहानियों में हम देखते हैं काशीनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, महेंद्र भल्ला, श्रीकांत, ममता कालिया आदि के नाम भी साठोत्तरी कहानीकारों में गिनवाए जा सकते हैं। तो ये थी साठोत्तरी कहानी। उसके पश्चात अगली है सचेतन कहानी। सन 1964 ईस्वी के आसपास महीप सिंह द्वारा इस कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किया गया, सचेतन कहानी का। सचेतन कहानी में हम देखते हैं कि वैचारिकता को, विचारों को विशेष महत्व दिया गया है। और आधार नाम की जो पत्रिका है उसमें महीप सिंह ने सचेतन कहानी विशेषांक निकाला था। आधार नामक पत्रिका में सचेतन कहानी विशेषांक। फ्रांस और जर्मनी के कुछ आधुनिक लेखक इसे विदेशी विचारों पर आधारित एक्टिविस्ट मूवमेंट का भारतीय संस्करण ही बताते हैं। किसको? सचेतन कहानी को। इस वर्ग के कहानीकार हैं महीप सिंह, राम कुमार भ्रमर, बलराज पंडित, हिमांशु जोशी, सुदर्शन चोपड़ा, देवेंद्र सत्यार्थी, नरेंद्र कोहली आदि ये सचेतन कहानी के प्रमुख कहानीकार हैं। अगली जो कहानी मैंने लिखी है वो है ए कहानी। 1960 के आसपास कुछ ऐसे कथाकार सामने आए जिन्होंने कहानी के स्वीकृत मूल्यों के प्रति निषेध, मनाही व्यक्त करते हुए अपने स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा की। डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा को उनकी कहानी एक और शुरुआत, निर्मल वर्मा की कहानी है एक और शुरुआत, इस कहानी के आधार पर डॉक्टर नामवर सिंह ने उनको इस कहानी आंदोलन का प्रवर्तक बताया। यानी ए कहानी आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? निर्मल वर्मा। नामवर सिंह ने बताया है उनको और उनकी लिखी कहानी एक और शुरुआत के आधार पर उन्होंने कहा है। कृष्ण बलदेव वैद्य की त्रिकोण कहानी, रमेश बख्शी की पिता दर पिता, दूधनाथ सिंह की सुखांत, रविंद्र कालिया की एक डरी हुई औरत, सुदर्शन चोपड़ा की सड़क दुर्घटना आदि ये इसी प्रकार की कहानियाँ हैं।
उसके पश्चात समानांतर कहानी, अगला आंदोलन है समानांतर कहानी। इस आंदोलन के सूत्रधार कमलेश्वर हैं, जिन्होंने 1971 के आसपास समानांतर कहानी का प्रवर्तन किया। इस आंदोलन में विशेष रूप से वर्तमान समय के दस्तावेज और सामान्य जन की यथार्थ को चित्रित किया गया है। इस प्रकार की कहानियों में निम्न वर्गीय समाज की स्थिति कैसी है, विषमताएं और समस्याओं का खुलकर चित्रण हमें समानांतर कहानियों में देखने को मिलता है। धर्मयुग पत्रिका, जो उस समय धर्मयुग पत्रिका निकलती थी, इस पत्रिका में समानांतर कहानी आंदोलन का जमकर विरोध किया गया था। सारिका पत्रिका थी एक, जिसके संपादक कमलेश्वर थे। उस पत्रिका ने इस आंदोलन को बढ़ावा दिया और जब कमलेश्वर ने इस सारिका पत्रिका का संपादक तो छोड़ दिया, यानी 1978 के आसपास इसका संपादन उन्होंने छोड़ दिया था और तभी से यह आंदोलन भी समाप्त हो गया। इस आंदोलन के प्रमुख कहानीकारों में हम नाम लेंगे कमलेश्वर, जिन्होंने जो इसके प्रवर्तक ही हैं, हिमांशु जोशी, निरुपमा सोबती, मृदुला गर्ग, नरेंद्र कोहली, भीष्म साहनी और मधुकर आदि का नाम विशेष रूप से इस कहानी आंदोलन में उल्लेखनीय है। उसके पश्चात अगला हमारा है स्करिय कहानी। 8वें दशक के कहानीकारों ने जीवन को बड़ी निकटता से देखा, नज़दीक से देखा। इसी कारण उनकी जो कहानियाँ हैं उनमें पाठकीय संवेदना समाहित हो गई, पाठकों की संवेदना उनके अंदर समाहित हैं। इस आंदोलन को राकेश वत्स ने अपनी पत्रिका मंच के द्वारा शुरू किया। तो इसके प्रवर्तक कौन होंगे? राकेश वत्स, और उनकी कौन सी पत्रिका थी? मंच। तो इस पत्रिका के माध्यम से ये कहानी आंदोलन चला। इस युग के कहानीकारों का प्रगतिशीलता के प्रति विशेष मोह था। इस आंदोलन में राकेश वत्स की पत्रिका मंच की विशेष भूमिका रही और इस वर्ग के जो कहानीकार हैं वो हैं मधुरेश, सुरेंद्र चौधरी, धनंजय वर्मा, मैनेजर पांडेय, भीष्म साहनी, राकेश वत्स, सुरेश सेठ आदि। ये स्करिय कहानी के प्रमुख कहानीकार हैं। उसके पश्चात अंतिम यहाँ पर मैंने लिखा है समकालीन कहानी, और इसके बारे में मैंने केवल इतना ही लिखा है कि इस कहानी आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं वो डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल हैं। तो ये स्वातंत्रोत्तर युग के बाद जो कहानी आंदोलन चले अलग अलग, वो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। और प्रश्न में लिखने के लिए मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ, स्वातंत्रोत्तर युग तक आप लिखें और इन कहानी आंदोलनों के केवल नाम लिखें। तो निष्कर्ष रूप में हम कहेंगे, इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हिंदी कहानी अपनी लोकप्रियता के चरम शिखर पर हैं। इसलिए इस लोकप्रियता के आधार पर यह उम्मीद की जा सकती है कि कहानी का भविष्य भी उज्जवल है। तो यहाँ पर कहानी का उद्भव और विकास, जिस प्रश्न का अध्ययन हमने शुरू किया हुआ था, वो आज पूरा होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह समझ आया होगा और मेरा प्रयास सफल होगा, ऐसी मुझे आशा है। ये तो आप ही मुझे बताएंगे कि इस प्रश्न से आपको कितनी सहायता मिली है। इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।